हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 8th की हिंदी सेकंड की बुक लेकर के आई हूँ। ये आपको मैं पूरी बुक आपको बताऊँगी क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से 9 to 12 स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन 8 तक स्कूल अधिकतर स्टेट में मतलब कि अपने यहाँ यूपी में अधिकतर बंद है। तो ऐसा है कि आपको मैं पूरी बुक के बारे में बताऊंगी, पूरा सब हर चीज़ समझाऊंगी। और फ्रेंड्स ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा है कि आपको मैं पहला चैप्टर बताती हूँ। देखिए, ये क्लास 8th हिंदी की सेकंड की बुक है, ठीक है। तो आपको मैं इस हिंदी सेकंड के बारे में आपको पहला चैप्टर जिसका आता है वो आता है भाषा व्याकरण, आपको उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा है कि देखिए, इसमें चैप्टर है आपका भाषा व्याकरण बोली, भाषा व्याकरण बोली तथा लिपि, ठीक है। तो देखिए, भाषा जो होती है बेटा वो ऐसी होती है कि भाषा तो हर मनुष्य बोलता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपका जो भाषा का जो आपकी मेन आपकी वो आएगी, कहना चाहिए परिभाषा, वो आपको ये है, भाषा सार्थक ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को भली भांति ग्रहण कर सकते हैं। भाषा हम लोग बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बोलते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में बोलते हैं, अपने टीचर से बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं। तो हर जगह पे भाषा का ही प्रयोग होता है जब आप अपने भावों को एक बताते हैं कि आपको क्या बात करनी है, आपको क्या कहना है, वो होती है आपकी भाषा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहते हुए अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। वह अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करता है जिनकी सहायता से सुनने वाला अर्थात श्रोता, जो सुनने वाला होता है वो होता है श्रोता, उसके उन भावों तथा विचारों पूर्णतः ग्रहण कर लेता है। कभी कभी अपने इन्हीं भावों और विचारों को वक्ता अर्थात बोलने वाला स्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करके उक्त व्यक्त करने के बजाय विभिन्न संकेतों, चिन्हों या कुछ अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा भी व्यक्त करता है, किंतु इन्हें भाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती, जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसको इशारा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भाषा के बारे में आगे और बताती हूँ। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। भाषा की ध्वनियों की अपनी विशेषता यह है कि वे अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। इन शब्दों की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं तथा इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम सरलता से अपने भावों एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। तो भाषा जो बोली जाती है, देखिए आप घर में अपनी एक अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप घर के बाहर निकलते ही दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपका ये चीज़ कही गई है कि भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा है, ठीक है। तो आपको इसमें इसकी जो आगे परिभाषा आएगी वो आएगी, भाषा सार्थक ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को भली भांति ग्रहण कर सकते हैं। भाषा की दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, भाषा में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। क्या होती है? वाक, वाणी तथा अर्थ। वाणी एवं अर्थ दोनों अभिन्न होते हैं, क्योंकि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें अर्थ निहित होता है तथा वह सार्थक होती है। विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग 2/3 लोग निम्नलिखित 10 भाषाएं बोलते हैं। कौन सी भाषाएं बोलते? 10 भाषाएं बोलते हैं। 10 भाषाएं जो हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी, जापानी, अरबी, जर्मन, पुर्तगाली आदि। उपयुक्त भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। यहाँ पे आपको पूरी मतलब जो भाषाएं हैं विश्व की उनके बारे में आपको बताया गया है। और प्रमुख भारतीय भाषाएं जो है 17 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हिंदी के अतिरिक्त 17 अन्य भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। ये आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 8वीं सूची आती है उसमें आपकी 17 भाषाओं को मान्यता मिली है जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं, ठीक है। उसमें आपको मैं बताती हूँ कौन कौन सी भाषाएं हैं। हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, मणिपुरी। इसके बाद आपका आता है
गुजराती, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, सिंधी, ये भाषाएं हैं जो आपकी भारत में बोली जाती हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये विशेषता है, अनेकता में एकता और भारत की विशेषता। ठीक है, तो फ्रेंड्स, भाषा के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। एक होती है मौखिक तथा अथवा कथित भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब आमने सामने बैठकर दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हैं अथवा कोई व्यक्ति मंच आदि पर खड़ा होकर अपने सामने उपस्थित व्यक्तियों को अपने भाषण आदि के माध्यम से अपने भावों या विचारों से अवगत कराता है, तो इसे भाषा का मौखिक अथवा कथित रूप कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का सही रूप सर्वाधिक स्वाभाविक एवं व्यापक होता है। ठीक है, सेकंड आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो होती है फ्रेंड्स, उसमें ये होता है कि जब आप लिखते हैं, लिख के आप बताते हैं अपने भाव, अपने विचार, या जैसे कोई पहले लेटर लिखा जाता था या अभी आप टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, वो भी एक लिखित भाषा ही है। ठीक है, तो इसमें यह है जब अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण कोई व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र, लेख या आदि लिख कर अपने भावों अथवा विचारों से अवगत कराता है, तो इसे भाषा का कथित लिखित रूप कहा जाता है। लिखित भाषा अपरिवर्तनशील होती है क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते। जो हमने लिख दिया वो लिख दिया, जो लेटर में लिख के चला गया, ये जो आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक, आप अब तो मतलब कि मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इंसान जो लिख देता है एक बार, जो आप सेंड कर देते हैं वो फिर डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है लिखित भाषा जो आपकी अपरिवर्तनशील है। इसमें हम ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो वर्ण या वर्ण समूह कहे जाते हैं। इसी भाषा की सहायता से हमारी साहित्यिक धरोहर सुरक्षित रहती है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम स्थानांतरित करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो लिखित भाषा है, ये जो हम लोग लिख देते हैं या जो हमारे पूर्वजों ने या जो कवियों ने या जो महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, वो भी लिखित भाषा में ही है, तभी हम आज उसका उपयोग करके अपने जीवन में उतार रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ चार हैं। चार भाषा की इकाइयाँ जो हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये आप देखिए, पहली है ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। आपने मुंह से कुछ भी बोला, आपके मुंह से एक आवाज़ होती है, वो आवाज़ जो होती है उसको ध्वनि कहा जाता है। फिर आता है वर्ण। वर्ण वह छोटी छोटी मूल ध्वनि जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ला, भा आदि। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये होते हैं वर्ण। इसके बाद आते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं जैसे का, मा, ला, का, धन, मा, धन, ला, ये क्या बना? कमल। ये एक वर्णों का समूह है। ठीक है, इसके बाद आते हैं वाक्य। वाक्य होते हैं शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास जिससे अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती हो, वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाना खाता है, इसमें जो है आपका देखिए यहाँ पे आपकी ध्वनि मुंह से निकली, आवाज़ कोई भी, वो एक ध्वनि हो गई। उसके बाद वर्ण है। वर्ण से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य और वाक्य से बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनता है चैप्टर, चैप्टर से बनती है बुक। ये आपकी पूरी कहाँ शुरुआत होती है? ध्वनि से, उसके बाद वर्ण से। तो अब तो बेटा ऐसा है फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको इसमें भाषा की प्रमुख इकाइयों के बारे में मैंने बताया। इसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण वो चीज़ होती है कि जिसके बिना आप हिंदी लिख ही नहीं सकते। ठीक है, व्याकरण के बारे में जो आपको मैं बताऊंगी वो ये आती है कि व्याकरण की जो इकाई है, व्याकरण यानी ग्रामर। ग्रामर के बिना आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। ग्रामर के बिना आप कोई भी भाषा नहीं लिख सकते हैं, चाहे आप कोई भी भाषा हो ना। बोल सकते हैं, बोलने में भी, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा, कहीं पे आप किसी से कोई बात कहते हैं तो आप वहाँ पे रुकते हैं, कहते हैं, फिर बात करते हैं, हंसते हैं, फिर रुकते हैं या कोई बात, लेकिन व्याकरण के बिना कोई भाषा नहीं बोली जाती। ठीक है, तो इसमें यह भाषा चाहे कोई भी हो, उसका शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण जानना अनिवार्य है। साथ ही किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना अथवा लिखना सीखने के लिए उसके नियमों की जानकारी होना भी आवश्यक है। उसके नियमों की जानकारी हमें उसके व्याकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा जो आएगी वो ये आती है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
ये होती है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण ही हमें ये सिखाती है कि हमें कहाँ पे मात्रा लगानी है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना, कहाँ अर्ध विराम लगाना, कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ संबोधन चिन्ह लगाना है। आपको व्याकरण सब चीज़ समझाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण के विभाग जो है वो है 3। वर्ण विचार, इस विभाग के अंतर्गत वर्णों का आकार, उच्चारण, वर्गीकरण एवं उनके संयोग एवं संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। सेकंड आता है शब्द विचार, इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति व उत्पत्ति, रचना आदि से संबंधित नियमों पर की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसके बाद आती बोली। बोली के बारे में आपको ये कहा जाए कि बोली जो है एक छोटा सा समुदाय, एक छोटा सा क्षेत्र, उसमें बोली अलग होती है, ठीक है। हर एक क्षेत्र का अपना एक अलग सीमित दायरा होता है। इसमें बोली एक छोटा अथवा सीमित होती है। बोली वास्तव में स्थानीय भाषा का रूप होता है। बोली में साहित्य आदि लेखन नहीं होता तथा न ही उसकी यह सरकारी काम काज आदि में प्रयुक्त होती है। बोली अपनी होती है, वही जो आपने घर में बोलते हैं, घर में अपनी एक अलग भाषा बोलती है, आपकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन जब आप घर की चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे ही आपकी बोली बदल जाती है। कैसे बदलती है? जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपकी बोली एकदम अलग हो जाती है, ठीक है। इसमें ये आपकी परिभाषा इसमें आएगी, एक छोटे या सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला स्थानीय भाषा का रूप बोली कहलाता है। जैसे कुछ बोलियां हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि। अब आप ये बताइए कि आप अपने घर में जो है वो आप जो बोली बोलते हो वो स्कूल में नहीं बोलते, कॉलेज में नहीं बोलते, ऑफिस में नहीं बोलते, डॉक्टर के जाते तो नहीं बोलते, कहीं जाते आप नहीं बोलते। अपने घर में जैसे आप घुसते हैं तो आपकी अपनी अलग बोली होती है, ठीक है। इसके बाद आता है उपभाषा। उपभाषा होती है बोली का जो रूप शिक्षित अथवा पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। कुछ उपभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, जिसमें हमारे यहाँ ग्रंथ है, जिसमें कवियों ने लिखा है। कवियों ने लिखा है, बड़े बड़े कवि हुए हैं। आप आगे 9th में आएंगे, 10th में आएंगे तो आपको मालूम होगा कि कवियों ने कौन कौन सी भाषाओं में कौन कौन से आपके काव्य लिखे हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, इन सब के बारे में। इसमें ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, ये तीनों मेन है, प्रमुख है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लिपि। लिपि के बारे में आपको मैं बताऊंगी। लिपि जो होती है वो होती है आपकी भाषा, चाहे कोई भी हो, उसके लिखने की अपनी एक अलग विशिष्ट विधि होती है। इसके अंतर्गत मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता व्यवस्था होती है। लिखित भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इसकी आपकी परिभाषा आएगी, ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की विधि लिपि कहलाती है। लिपि जैसे हिंदी एवं संस्कृत की भाषा लिखी जाती है, लिपि देवनागरी है, ठीक है। आपने देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो है गुरमुखी, ठीक है। ये आपकी हिंदी का जो आपका सबसे पहला चैप्टर था उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको ये भी बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, मेरा ये जो आपका चैप्टर मैंने समझाया इसको आप समझिएगा और समझ करके इसको पढ़ के याद करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आता है हिंदी भाषा के मानक रूप। हम जिस भाषा को परस्पर दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं उसके विस्तार एवं प्रचार के फलस्वरूप उसके मौखिक एवं लिखित रूप में विविधता आने लगती है। साथ ही शब्दों के अर्थ तथा वाक्य विन्यास में भी अंतर आ जाता है। इस तरह उस भाषा की एक रूपता का दुष्प्रभाव पड़ता है। भाषा को उसकी एक रूपता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तथा उसकी पूर्णता और स्पष्टता हेतु उसके रूप तथा प्रयोग में समानता एवं स्थिरता का समावेश परम आवश्यक है। भाषा के इसी रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। भाषा के इसी रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। शिक्षित परिवारों, रेडियो, दूरदर्शन व अन्य मुद्रित माध्यमों में हिंदी भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। इसके बाद आता है आपका
वर्तमान में हिंदी भाषा का महत्व, वर्तमान में हिंदी भाषा का महत्व जो है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसमें है भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी का मातृभाषा के रूप में प्रचलन है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आपका है सेकंड आएगा, विश्व में विभिन्न देशों में हिंदी भाषा की लोकप्रियता एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिला है। फलतः विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ये आपको इसमें अगर पूछा जाए वर्तमान में हिंदी का महत्व तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड है, हिंदी अपनी सरल प्रकृति के कारण आसानी से समझी जाती है। इसका शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। अगर आपसे क्वेश्चन वैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्द भाषा का शब्द कोश कितना है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपनी शब्द संपदा की दृष्टि से यह भाषा अधिक समृद्ध, विकासशील एवं उदार है। ये आपका हिंदी भाषा का वर्तमान में जो महत्व है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आता है आपका फोर्थ जो है वो आता है, यह भारत की राजभाषा है तथा इसकी साहित्यिक परंपरा अत्यधिक गौरवमय है, क्योंकि हमारे जो इतिहास में हिंदी का ही प्रयोग किया गया है। हमारे जाने कितने ग्रंथ, कितने आपके काव्य सब हिंदी में ही लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझको मैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, और आपको मैं इसके आगे अगला चैप्टर जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। और हिंदी ग्रामर अगर आपको याद हो गई, क्योंकि ग्रामर कभी बदलती नहीं है, चाहे किसी भी क्लास की हो, ग्रामर कभी भी नहीं बदलती है, ग्रामर हमेशा वही रहती है, चाहे संधि हो। इसके बाद आपका चैप्टर आएगा वर्ण के बारे में आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।